नमस्कार एंड आप सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर द छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट एंड फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे एंड उससे से आपको एसिमिलेशन में हेल्प होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टुडेस क्लास। द छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको कि सिंपल भाषा में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम भी बोला जाता है, तो हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिर इस लेजिस्लेशंस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट दिस लेजिस्लेशन, और इस लेजिस्लेशन का इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क पीस ऑफ एक्ट है, लेजिस्लेशन, जो कि झारखंड के ट्राइबल लैंड्स, झारखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लैंड को सिक्योर करने की बात करती है। तो इसके प्रोविजंस के बारे में आपको जानना है और इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज सेशन भी करेंगे हम लोग। हर एक क्लास के बाद आपके कुछ MCQs होंगे कि आपका टॉपिक ठीक से एसिमिलेट हो। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया था। और चूंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, सो देयर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम को बनाने की कोशिश करेगा। और किस नेचर का स्टेट था ये? पुलिस स्टेट के प्रिंसिपल पे काम करते थे। तो जो उनका जो रेवेन्यू पेमेंट फिक्स्ड करना था, दैट इज वाई जब ये झारखंड का प्रदेश साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, उसके अंतर्गत आता है, तो ब्रिटिशर्स ना अलग अलग समय पे अलग अलग रेगुलेशंस लेके आते हैं कि इस एरिया से भी फिक्स्ड जो टैक्स सिस्टम को क्रिएट किया जाए। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था उनका कि दैट एक फिक्स्ड टैक्स रेजिम क्रिएट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये एक टाइमलाइन देखेंगे हम लोग कि किस तरह से ये टैक्स रेजिम को क्रिएट किया गया और फाइनली ना इस रीजन में क्यों कियोस क्रिएट होते चले गए। तो पहले एक टाइमलाइन को हम लोग देखते हैं कि जो 1799 तक जो कलेक्टर ऑफ चतरा के थ्रू ही टैक्स पेमेंट किया जाता था ना। जितने भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता पे था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता। सो जो ये साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसके अंतर्गत ये झारखंड माने खुखरा प्रदेश आता था, उसका जो रेवेन्यू पेमेंट कलेक्टर ऑफ चतरा के थ्रू होता था। ये सिस्टम 1799 तक चलता है। और इसके पहले का बैकग्राउंड देखें तो 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए इसको। 1769 को द ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश का एंट्री होता है और 1789 तक तरह तरह के रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जाकि इस रीजन का एक फिक्स रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया जाए। उसी को हम लोग टैक्स रेजिम बोलते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बनाया गया? इस रीजन में जो लोकल जमींदार थे, जो लोकल जागीरदार थे, उनको इंचार्ज बनाया गया। फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। उन ऑफिसर्स का क्या नाम था? उनको अमील कहा गया। अमील वर पुट इन द चार्ज टू सुपरवाइज द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज द रेवेन्यू यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम बताए हैं कि डिस्ट्रिक्ट को टेरिटोरियल यूनिट की तरह डेवलप किया गया था। ठीक, जब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उसको डिवाइड किया जाता था एज ए रेवेन्यू यूनिट्स। सो डिस्ट्रिक्ट में किसको अपॉइंट किया गया ना? अमील्स वर अपॉइंटेड। और धीरे धीरे अमीन के जगह पर क्या डेवलप हो गया ना, कुछ कलेक्टर्स अपॉइंट किए गए बाद में और कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स है उसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में इजारेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 5 ईयर सेटलमेंट की बात करती थी। और फिर बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, जिसको डिकनियल सेटलमेंट बोला जाता है और जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, यहाँ तक बात हो चुकी थी। सो डिकनियल सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम के समय क्या सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट बिकम द मूट क्वेश्चन? मूट क्वेश्चन ये कि कौन यहाँ का लैंडलॉर्ड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, द क्वेश्चन ऑफ लैंडलॉर्ड। क्यों? क्योंकि थोड़ा इसके ग्राफ की बात करें तो हम लोग ये सीखने को मिलता है कि फ्रॉम दिस ग्राफ कि देयर इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का फिक्स रेजिम के लिए उन्होंने जमींदार्स क्रिएट किए
और जमींदार के नीचे क्या थे ना, पीजेंट्स थे, जो यहाँ के लोकल रेयर्स बाद में बन गए। तो जमींदारी सेटलमेंट किसको लैंडलॉर्ड बना दिया? जमींदारी सेटलमेंट ने, परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदार को लैंडलॉर्ड बना दिया, और जो यहाँ के लोकल किसान जो पीजेंट्स थे वो क्या बन गए? रेयर्स बन गए। क्या हो गए? रेयर्स बन गए। तो हु वेर द ऑनर्स ऑफ दिस लैंड? हु द जमींदार्स वुड बी द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस लैंड? जमींदार्स। ठीक। और परमानेंट सेटलमेंट के क्लॉजेज हम लोग जानते हैं कि अंडर दिस परमानेंट सेटलमेंट ना जमींदार्स एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स फॉलो करते थे, बिकॉज दे हैव टू पे दे, उनके पास क्या रहता था? 1/10 to 1/11 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ये जमींदार के पास रहता था, और रेस्ट पार्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर करते थे, माने उनको पे करना पड़ता था। और ये पेमेंट भी सनसेट क्लाउज के अकॉर्डिंग चलता था, है ना। व्हाट इज द सनसेट क्लाउज? कि यदि इवनिंग के 5 बजे तक पे करना है, उसके बियॉन्ड आप पे कर रहे हैं, तो योर जमींदारी विल बी स्नैच्ड, और वो जमींदारी दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा। तो इसलिए जमींदार अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स फॉलो करते थे, और एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स के चलते क्या हुआ ना, एक दो एरिया उनके बाई प्रोडक्ट्स डेवलप हुए। क्या क्या साइड इफेक्ट्स आए? एक को बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो लैंड बिकम ए मॉर्गेजेबल एंटिटी और लैंड बिकम ए सेलिएबल एंटिटी। सो जमींदारी प्रथा के इस एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स के चलते क्या हो गया ना, एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म? कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने कंफर्ट, लग्जरियस लाइफ, सिटीज, कैपिटल में रहते थे, और अपने जगह पर प्रॉक्सी लैंडलॉर्ड बना के रखते थे, जो कि और सकिंग द ब्लड्स वाला काम करते थे। तो ये एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स का एक्सट्रीम होते चला गया कि देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म डेवलप हुआ। सेकेंड, लैंड बिकम मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिकम सेलिएबल प्रॉपर्टी। क्यों सेलिएबल प्रॉपर्टी हो गया? कि लेट से जो सनसेट क्लॉज वॉयलेट हो रहा है, तो सनसेट क्लॉज कैसे वॉयलेट हो रहा है कि शुरू में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोकल जमींदार्स और लोकल जागीरदार्स को चार्ज दिया गया। तो जो लोकल जमींदार्स और जागीरदार्स थे वो यहीं के कम्युनिटी, यहीं के ट्राइबल पीपल्स के ही लोग होते थे, उसी समाज में रहते थे, तो उनके जो कस्टम ट्रेडिशंस का पार्ट होते थे। सो सिंस कस्टम ट्रेडिशन पार्ट है उनका, सो कंसर्न्स भी उनके पार्ट होते थे। दैट्स वाई कभी कभी वो ब्रीच कर जाते थे सनसेट क्लॉज को, तो लोकल जमींदार्स को इसीलिए बाद में हटा के आउटसाइडर जमींदार्स लाए गए। सो वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस जमींदारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट वाज देयर, कि पहला पॉइंट क्या हुआ? एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। दूसरा पॉइंट, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स के चलते यहां पर क्या होगा? पीजेंट रिवोल्ट्स होंगे, जमींदार्स बिकम द लैंडलॉर्ड्स, एंड उसके बाद यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट हुआ कि जो इंडक्शंस ऑफ द न्यू जमींदार, बाहर से जमींदार आते चले गए, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन एरियाज से जमींदार आ गए इस रीजन पे। तो जब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ दिकूस का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते चला गया। दिकू माने आउटसाइडर्स, है ना, जिसको क्या बोला गया? दिकू। तो ये जब हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे, और आप लोग सीरीज में पढ़े भी होंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दैट इज कॉल्ड दी दिकू वाला जो कॉन्सेप्ट, जो आउटसाइडर्स हैं, दैट ये वाला कॉन्सेप्ट आया। तो यहां पर एक लोकल नेटिव ट्राइब्स के बीच में एक इतने सप्रेसिव मेजर्स डाले गए कि उनके पास रिवोल्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक। तो इस सिस्टम को आगे बढ़ने के पहले यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, और परमानेंट सेटलमेंट किस तरह का सेटलमेंट था ना, एक डिकेनियल सेटलमेंट था। ये डिकेनियल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? लास्ट क्लास में हम बताएं ऑलरेडी कि जब क्वेश्चन उठा कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे बात करेगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को लैंडलॉर्ड बनाया कि हमको जमींदार से बात करना है रेवेन्यू फिक्स कलेक्शन करने के लिए। तो जमींदार से ही सेटलमेंट किया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस एरिस्टोक्रेट ही थे, एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे। दैट्स वाई जब वो कमिटी बना गया था तो ही सजेस्टेड, सपोर्टेड कि दैट जमींदार शुड बी मेड द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस रीजन। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि ये डिकेनियल सेटलमेंट माने 10 ईयर सेटलमेंट था। 10 साल के बाद इसका रिवीजन होगा, लेकिन बाद में इसको एनुअल सेटलमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि प्रॉब्लम्स माने ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक, करप्शंस,
है ना, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, इसके चलते भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। और एक दिन कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब नोटिस करने की बात आई तो उन्होंने इस तरह के रिफॉर्म्स किए। तो यहाँ तक क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जो परमानेंट सेटलमेंट इट वाज डिकेनियल सेटलमेंट, फिर बाद में उसको एनुअल सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक, आगे थोड़ा देखते हैं कि यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलेंगे प्रेजेंट फुटिंग। ये प्रेजेंट फुटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाया गया कि किन रेगुलेशंस के अंतर्गत इस झारखंड को लाया जाएगा। यहां पर एक डेट है दैट इज कॉल्ड सितंबर 18, 1789। 1789 को एक रेगुलेशंस लाया गया और उस रेगुलेशंस में देखा गया कि जो नागपुर का जो किंग है, द रूलर ऑफ नागपुर, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया जिसको कि प्रेजेंट फुटिंग बोला गया। और देखा गया कि जमींदार का स्टेटस द रूलर ऑफ नागपुर से डिफरेंट है और यहां पर झारखंड प्रदेश में उसके रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो प्रेजेंट फुटिंग किसके लिए यूज किया गया है? दैट इज द किंग या रूलर ऑफ नागपुर के लिए, आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि दैट 4 जून 1809 को ना एक और काम किया गया। क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसमें ब्रिटिश ने थाना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज कॉल्ड थाना सिस्टम का मतलब कि ये जो पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस को किसके अंडर में डाला गया ना, टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द रामगढ़। ये डेट याद रखेंगे कि ब्रिटिश ने थाना सिस्टम को नेक्स्ट रिफॉर्म में क्या यूज किया, थाना सिस्टम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का एक टैक्स रेजिम क्रिएट करना, सब समय समय पे इंट्रोड्यूस करते चले गए। सो व्हेन द थाना सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इट वाज द 4 जून 1809। फिर एक कलेक्टरेट बनाया गया, कहाँ पर, चतरा पे। एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया, कहाँ पर, शेरघाटी पे। ये हाईलाइटेड किया हुआ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या स्टोरी है? द प्रेजेंट फुटिंग द रूलर ऑफ नागपुर। सेकेंड, ये 18 सितंबर 1789 को, 4 जून 1809 को क्या किया गया, थाना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। शेरघाटी में एक कलेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, चतरा पे एक कलेक्टरेट बनाया गया। और साथ ही साथ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किस चीज पे बेस्ड है कि द ब्रिटिश ने सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए कि एक फिक्स टैक्स सिस्टम बने। रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बाद, और दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करे। लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने जमींदारी सिस्टम, रियोटवारी, महलवारी, मालगुजारी, सब तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। अब चूंकि उसके चलते यहाँ पर पीजेंट रिवोल्ट्स होंगे, सप्रेसिव मेजर्स होंगे, तब वो जाके उन्होंने जस्टिस माने दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स किए। जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम, रेवेन्यू कोर्ट्स बनाए कि जितने भी इलीगल मीन्स ऑफ डीड्स हैं उसको लीगलाइज किया गया। तो एक लाइन क्या लिख लेंगे कि ऑल द मिसडीड्स और इलीगल डीड्स आर लीगलाइज थ्रू द लीगल मीन्स। इसलिए उन्होंने कोर्ट को रिफॉर्म्स किए कि क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, ये ब्रिटिश माने यूरोपियन मैटर्स, ये इंडियन मैटर्स, इसके लिए सिस्टम डेवलप किया। दैट इज वाई उसी प्रोसेस का पार्ट है कि इन द नेम ऑफ जस्टिस डिलीवरी दे ब्रॉट द सिविल कोर्टेड, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स अलग अलग बनाए। लेकिन इन कोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको बताया जा रहा है कि फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, लेकिन एक्चुअल हिडन एजेंडा क्या था, टू लीगलाइज द मिसडीड्स ब्रॉट इन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही एजेंडा है, टैक्स रेजिम क्रिएट करना, फिक्स रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट करना। तो उसके लिए वो लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करते चले गए और उसी का एक पार्ट है जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी के लिए और आगे क्या काम किया गया। लेट्स मूव। तो यहां पर फिर हम लोग देखेंगे कि दैट जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, हमारा झारखंड इसी जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत आता था। एक बाई प्रोडक्ट हमने क्या बताया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म अपना प्रॉफिट के लिए और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स फॉलो करते थे। और जब एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स फॉलो करने के लिए एक और क्लाउज, मैंने क्या बोला, सनसेट क्लाउज। और सनसेट क्लाउज के बाद यहाँ पर इंडक्शन हुए, क्या ना, बाहर से जमींदार आए।
तो बाहर से जमींदार आए, कहाँ से, लाइक बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिसके चलते एक रेस शुरू हो गया लोकल एंड आउटसाइडर्स के बीच में। लोकल्स एंड आउटसाइडर्स वेर इस तरह से शुरू हो गया, और बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो जमींदार्स हैं वो किस तरह के मेजर्स फॉलो करते थे, एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स, क्योंकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। आगे फिर देखें तो उसी तरह से एक्सेसिव रिप्रेसिव मेजर्स फॉलो करते थे। एक्सेसिव रिप्रेसिव मेजर्स का बाय प्रोडक्ट क्या है कि किसानों के पास, जो पीजेंट्स थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा एक्सेप्ट कि रिवोल्ट। तो कोल्ड रिबेलियंस कब हुआ था, 1831, 1832 को कोल्ड रिबेलियन हुआ था, और उस कोल्ड रिबेलियन का मेन कारण क्या था, द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्सरसाइज्ड बाय जमींदार्स एंड द लोकल जागीरदार्स। ठीक, अब ये कोल्ड रिबेलियंस जो है ये लैंडमार्क द डेवलपमेंट था, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट इन कैरेक्टर था। किस तरह से ना, पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये नोटिस करना पड़ा कि ये जो सिस्टम हम टैक्स रेजिम क्रिएट करना चाह रहे हैं इस रीजन पे, बिना एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द ट्राइबल पीपल कंसर्न, यहाँ पर पीस पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश हैज ब्रॉट द चेंज इन ओरिएंटेशंस, कि ट्राइबल लैंड्स में एक अफिनिटी है, यहाँ के ट्राइबल पीपल्स का एक जुड़ाव है, एंड थ्रू दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली लैंड एलिनेशन शुरू हो गया, लैंड सेलेबल एंटिटी हो गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड शुरू हो गया, आउटसाइडर इंडक्शन शुरू हो गया। दैट्स व्हाई देयर इज ए ह्यूज केओस इन दिस सिस्टम, हियर वी हैव टू एडमिनिस्टर, तो यहाँ के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द ब्रिटिश ने इस कोल्ड रिबेलियन से बहुत कुछ सीखा, और ये रिफॉर्मिस्ट कैरेक्टर था कोल्ड रिबेलियन। कोल्ड रिबेलियन कब हुआ था, 1831-32। इसका रीजन याद हो गया, एक्सेसिव मेजर्स के चलते क्या हुआ कि कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना है, उसी लैंड में बार बार से आप कल्टीवेट करते जा रहे हैं, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी भी खत्म होती जा रही है। तो एक हैंड में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के चलते ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पे करना है, दूसरे हैंड में द ब्रिटिश डू नॉट, द पीजेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, एंड दैट्स व्हाई दे फाइनली दे हैव टू रिसोर्टेड टू द मेजर्स ऑफ रिवोल्ट. So the peasants do not have any options, but only option is that just go for the revolt. So and one of the manifestation was the cold rebellions of the 1831-32. So the cold rebellions of 1831-32, it was the reformist in the character. So sometimes there is a question ki whether the 1857 Sepoy Mutiny, it is tagged as the first war of independence, because after the 1857 the East India Company first time realized that if you want to administer the India, if you want to rule over the India, association needs to be there. So thereby जो ब्रिटिश की पॉलिसी को जब लास्ट क्लास में भी बताया था कि that the till the 1857 the East India Company की जो पॉलिसी थी, it was based on the policy of ring fence. ring fence का मतलब कि सबसे पहले ब्रिटिश बफर स्टेट क्रिएट करते थे so that their empire would be secured. और जब 1857 तक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस माने बफर स्टेट क्रिएट हो गया, देन द ब्रिटिशर्स हैड स्टार्टेड द एक्सटेंशन पॉलिसीज थ्रू द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. तो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब थ्रू एनी वे जस्ट एक्सटेंड द टेरिटरी ऑफ द एम्पायर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशंस. एंड देन द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशंस के बाद through the various means like subsidiary alliance, through the various means like doctrine of lapse, वो क्या करते थे, the policy of subordinate union. तो 1861 1858 के बाद हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी कैसे थी, एसोसिएटिव पॉलिसी. तो उसी एसोसिएटिव पॉलिसी का पार्ट है कि द ब्रिटिश ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कि सिविल सर्विस में इंडियंस को अलाउ करने लगे. द सिविल सर्विसेज में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में द इंडियंस वेर अलाउड. 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ब्रॉड. उसके बाद द लेजिस्लेटिव डोमेन में इंडियंस आते चले गए. सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, ऑल द एरियाज द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस बिकम इंटैक्ट. सो इन दिस वे वी नोटिस दैट कि ब्रिटिश का एक द रिफॉर्मिस्ट कैरेक्टर्स मीन्स द ब्रिटिशर्स रियलाइज इफ यू वांट टू रूल वी हैव टू एसोसिएट विद इंडियंस. सो एंड सो in the Jharkhand region, this cold rebellion, it is a very landmark
the rebellion, because after that the Britishers brought change in the attitude कि यदि झारखंड में हमको रूल करना है, so that's why the here we have to take care, we have to address the issues prevailing here. And what is the issue? The land alienation. Land, the tribal peoples have the land affinity, and here unless and until we address to this issue, we cannot rule over the India. So that's why the Cold Rebellion is one of the landmark development in the directions to finally culminations of this छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908. ठीक, लेकिन 1832 से लेके 1865 तक कुछ काम नहीं हुए. 1865 में जाके पहली बार ना कुछ नोटिस किया गया, एंड 1862 फर्स्ट टाइम जब एक सर्वे शुरू किया गया. ओके, सो इट वाज 1832 जब कोल्ड रिबेलियन हुआ, फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन वाज चेंज्ड. बट जो इलीगल मीन्स ऑफ चीज़ें थी लाइक थ्रू द कोर्ट्स, ये चलते रहते थे. एंड 1862 में पहली बार एक सर्वे शुरू किया गया, दैट इज कॉल्ड द सर्वे अंडर, that is called Bhuihari survey, and Bhuihari survey under the leadership of Rakhaldas Haldar. So 1862 में ये सर्वे शुरू हुआ था. ये सर्वे 69 में जाके कंप्लीट हुआ, और इस सर्वे के बेसिस पे कुछ बनाए गए लॉ वगैरह, जैसे कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, देयर इज ए छोटा नागपुर लैंड एंड द प्रोसीड्यूर्स एक्ट 1879, एंड फाइनली 1902 में एक आर्किटेक्ट, एक ब्लूप्रिंट बनाया गया किसके लिए ना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के लिए. एंड द प्रोसेस स्टार्टेड इन द 1903 एंड फाइनली इट इज 11th November 1908 when the छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट was finally legislated. So finally the छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, it is the reality, and we know that कि this act has in total, so this Chota Nagpur Tenancy Act, this has total 19 chapters, 271 sections, and the John H. Hoffman, he was regarded as the architect of this legislation, and under this section 5 of the Indian Councils Act 1892, this law got the assent of the Governor General of the contemporary time. So in this way there is CNT Act, this is the reality, and CNT Act is the most important piece of legislation to secure the land of the tribal peoples, right? So यहाँ तक हमने बात करी कि that how the background for this छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट in हिंदी, जिसको कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, किस तरह से काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, what are the different provisions, and you have to know about all the sections, that you have to know about what are the provisions given under this all section. We will do the exercise in the next class, and in the next class we will take up some around the 20-25 questions, and then one by one we will take up all the sections, each of the sections. So you have to be very sound in this area, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. and this is the beauty of this JPSC paper, that they had mentioned कि they would restrict to this syllabus, and they had basically restrict to the syllabus while asking the questions. So let us start out the exercise on the CNT Act 1908, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में. ये सेट 1 है, जिसमें कि अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उसके MCQ के थ्रू आप रिवाइज करें अपने को. सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो आपका पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द रेवेन्यू ऑफ द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश कंपनी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपा गया? क्या 1757, 1762, 1760 या 1765? कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया को कब ट्रांसफ़र किया गया था? 1757, 1762, 1760 और 1765. तो करेक्ट आंसर क्या है? द 1765. ये क्लास में बताया हुआ है कि दैट 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स. और सभी को पता है कि दीवानी राइट्स में सिविल जस्टिस और रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट दिया गया था. तो यही क्वेश्चन है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पास 1765 पे आ गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड नॉट अपोज द अराइवल ऑफ इंग्लिश कैप्टन कैमेक? निम्नलिखित में से किस राजा ने अंग्रेज कप्तान कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? न जब ईस्ट इंडिया कंपनी
में ब्रिटिश 1769 में झारखंड प्रदेश में एंटर करती है, तो उसमें कैप्टन कैमेक को किस नेटिव रूलर ने अपोज नहीं किया था, ये क्वेश्चन है। तो क्या वो खड़गडिहा के रूलर थे, सिंहभूम, पलामू या छोटानागपुर? तो इसके लिए एक ट्रिक्स याद रखेंगे कि दैट किस किस नेटिव रूलर ने अपोज किया था। तो PCR खड़गडिहा, है ना। तो PCR खड़गडिहा ये ट्रिक है। P से पलामू, C से छोटानागपुर, R से रामगढ़ एंड K माने खड़गडिहा। तो इन सभी चारों नेटिव रूलर्स ने ब्रिटिश कैप्टन कैमेक का अपोज किया। तो इसमें से सही आंसर पूछ रहा है कि किसने विरोध नहीं किया था। तो खड़गडिहा ने किया, सिंहभूम रूलर ने किया, पलामू ने आप देखते हैं, छोटानागपुर देखते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सिंहभूम। तो सिंहभूम के जो रूलर्स थे उन्होंने विद्रोह या विरोध नहीं किया था। ठीक, आगे बढ़े। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल जमींदार एंड जागीरदार वुड नॉट ले क्लेम ऑफ एनी काइंड ऑफ द लैंड, कि जो स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार किसी भी प्रकार की भूमि पर दावा नहीं करेंगे। किस तरह की भूमि में दावा नहीं करेंगे उनका, न भुइहरी लैंड, मुंडारी लैंड, खूंट कट्टीदारी लैंड या ऑल द अबव। तो सभी को पता है कि मुंडारी खूंट कट्टीदार लैंड्स और भुइहरी लैंड्स जो होंगे उस पर दैट उनका दावा नहीं होगा, इसलिए ऑल द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्लास में आपका बताया गया है। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। Until when was the payment of revenue done to the collector of चतरा? चतरा के समाहर्ता को राजस्व का भुगतान कब तक किया जाता था? कि जब ब्रिटिश टैक्स रेजिम बना रहे थे इस रीजन में, हम सभी को पता है कि दैट 1799 तक रेवेन्यू पेमेंट किया जाता था ना कलेक्टर ऑफ किसके, न कलेक्टर ऑफ चतरा को। तो ये 1799 तक एक सिस्टम था कि रेवेन्यू पेमेंट कलेक्टर ऑफ चतरा के तहत जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में किया जाएगा, जिसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता में जाता था। सो आंसर इसका कहीं क्या होगा, तो राइट आंसर इज 1799। ठीक, ये क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच एक्ट वॉज इशूड और यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया जाता था? हम सभी जानते हैं कि दैट जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1769 के बाद अलग अलग तरह के रेगुलेशंस लेके आई कि इस रीजन पे फिक्स रेवेन्यू किस तरह से प्राप्त हो, किस तरह से एक टैक्स रेजिम, एक सिस्टमेटिक टैक्स रेजिम क्रिएट किया जाए। तो समय समय पे अलग अलग रेगुलेशंस लेके आई। तो जब रेवेन्यू राइट्स की बात आती है, दैट इज कि टॉक अबाउट दी रेवेन्यू रिसिप्ट, लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये किस लॉ के अकॉर्ड, किस रेगुलेशन के अंतर्गत आता था? ए इज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1792, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, डी इज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1893। तो राइट आंसर इज दिस, बी इज द राइट आंसर कि द रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1793 जो लैंड रेवेन्यू जो रिसिप्ट होते थे उसका बेसिकली बात करता है और इसका यूज करते थे इसके लिए। ठीक, so next question is for the first time the appointment of the Indian agents, it was done in districts and its headquarter was kept, that कि पहली बार भारतीय एजेंटों की नियुक्ति जिलों में की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया। कि जब टैक्स रेजिम सिस्टम का डेवलप किया जा रहा था तो सबसे पहले जो इंडियन जो लोकल जागीरदार और जमींदार थे उनको अपॉइंट किया गया था, इंचार्ज बनाया गया था। तो उस समय जो उनका हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ रखा गया? क्या वो रांची? बी इज मुर्शिदाबाद, सी इज कलकत्ता, डी इज बोकारो। तो कहाँ पर हेडक्वार्टर था? मुर्शिदाबाद। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, मुर्शिदाबाद। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड टू मॉनिटर द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स। न डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे, डिस्ट्रिक्ट्स वेर द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम क्लास और में भी डिस्कस किए हैं। सो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था क्या आपका? न द डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड टू मॉनिटर द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्व जिलों की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ए आमिल, बी आमीन, सी काश्तकार एंड डी खुईम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इज आमिल। सो आमिल को इंचार्ज बनाया गया था, उनके सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट को डाला गया था। डिस्ट्रिक्ट्स वेर यूनिट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर द किंग ऑफ विच प्लेस
द वर्ड प्रेजेंट फुटिंग वॉज यूज इन द फाइनल रेजोल्यूशंस टेकन ऑन 18 सितंबर 1789 कि जो 18 सितंबर 1789 को रेजोल्यूशंस लाया गया उसमें प्रेजेंट फिटिंग या प्रेजेंट फुटिंग किस रूलर के लिए यूज किया गया था? क्या वो किंग ऑफ रामगढ़, बी इज किंग ऑफ हजारीबाग, सी किंग ऑफ पलामू एंड डी किंग ऑफ नागपुर। तो सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डी, द किंग ऑफ नागपुर। किंग ऑफ नागपुर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया गया, रेफरेंस पॉइंट के लिए, जिसके लिए प्रेजेंट फुटिंग टर्म का यूज किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जून 4, 1809, 4 जून 1809, the setting up of the police station was done whose control came under the magistrate। कि जब ब्रिटिश रिफॉर्म्स कर रहे थे तो 4 जून दैट 1809 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने थाना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये सभी को पता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि अंडर दिस थाना सिस्टम को पुलिस स्टेशन को किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत रखा गया? क्या छोटानागपुर, सिंहभूम, रामगढ़, तमार? तो आंसर क्या होगा इसका? न रामगढ़ होगा, न रामगढ़ मजिस्ट्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स टेक अंडर हुज लीडरशिप भुइंहरी सर्वे वाज स्टार्टेड इन 1862। 1862 में भुइंहरी सर्वे किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज द बाबू राखलदास हल्दर। तो भुइंहरी सर्वे 1862 में बाबू राखलदास हल्दर के गाइडेंस में शुरू किया गया था। ये भुइंहरी सर्वे क्या था कि फर्स्ट टाइम जो द ट्राइबल इशूज थे, जो ट्राइबल लैंड्स थे, उसके लिए एक सिस्टमिक कदम उठाया गया था। 1862 में सबसे पहली बार न मजीहस लैंड किसको बनाया जाएगा, न उसके लिए 69 में जाके ये टास्क कंप्लीट हुआ था। तो ये राखलदास हल्दर के नेतृत्व में ये काम हुआ था और ये एक डेटा प्रोवाइड किया। उस डेटा के अकॉर्डिंगली बहुत सारे लेजिस्लेशन लॉ बनाए गए, जैसे कि हम सभी जानते हैं 1885 में बंगाल टीनेंसी एक्ट बना। उसी तरह से छोटानागपुर लैंड एंड दैट द प्रोसीड्यूर्स एक्ट 1879 को बनाया गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे कि बेसिकली सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में 1862 में कौन सा सर्वे कराया गया था? भुइंहरी सर्वे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म व्हेन वाज छोटानागपुर लैंड एंड द टीनेंट प्रोसीड्यूर्स एक्ट वाज ब्रॉट। कि जब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो छोटानागपुर लैंड एंड टीनेंट प्रोसीड्यूर्स एक्ट बनाया गया था। तो ये कब बना था? ऑप्शन ए इज 1862, बी इज 1865, सी इज 1869 एंड डी इज 1879। तो आपको सही आंसर चूज करना है। द राइट आंसर इज द 1879। द आंसर इज डी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 1862 जब भुइंहरी सर्वे कराया गया, सो भुइंहरी सर्वे कंप्लीट कब होता है? 1869 को, राइट। और 1869 पे जब सर्वे मैंने डेटा आ गया, उसके बेसिस पे फिर बहुत सारे रेगुलेशन लॉ बनाए गए। तो उसमें से एक लॉ ये जो छोटानागपुर लैंड एंड द टीनेंट प्रोसीड्यूर्स एक्ट, इसका ईयर क्या है? 1879। इस डेट को ये लॉ इनेक्ट किया गया था। तो आंसर क्या होगा? 1879। फिर आगे इसी सीक्वेंस में जब देखोगे तो 1885 में क्या बना था? द बंगाल टीनेंसी एक्ट, जिसको BNT एक्ट बोलते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि दैट 1902 को क्या शुरू किया गया? विलेज वार सर्वे शुरू किया गया था, है ना। विलेज वार सर्वे शुरू किया गया था। और विलेज वार सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव था कि खेवट और खतियान बनाना है ना। विलेज वार सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था? खेवट एंड खतियान बनाना। क्योंकि क्या इशू मेन था? मेन इशू क्या था कि लैंडलॉर्ड कौन होगा, है ना। लैंडलॉर्ड परमानेंट सेटलमेंट में क्रिएट हो गया। उसके बाद मेन इसका ऑनरशिप राइट किसका होगा? इसी के लिए बेसिकली CNT एक्ट बाद में बन गया, जिसको सभी को पता है 11th दैट इज कॉल्ड नवंबर 1908 को दैट छोटानागपुर टीनेंसी एक्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। ठीक, आगे चलें। दिस इज क्वेश्चन, है ना। द वेयर डिड द फर्स्ट सर्वे स्टार्टेड इन 1902। ना बेसिस वही है। 1869 को जब कंप्लीट हो गया, डेटा मिल गया, उसके बेसिस पे अलग अलग लॉ बनाए गए। तो उसमें से देखते हैं कि दैट वेयर डिड द फर्स्ट सर्वे स्टार्टेड इन 1902। और 1902 पे पहला सर्वे जिसपे कि विलेज वार सर्वे कराना था, अभी डिस्कस किए थे द विलेज वार सर्वे। और उसके बाद खेवट एंड खतियान का एक रिकॉर्ड बनाना था। क्या बनाना था? खेवट एंड खतियान।
है ना, जिसकी बात आज भी हम लोग करते हैं। सो इसका रिकॉर्ड बनाना था तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए इज छोटा नागपुर, बी इज सिंहभूम, सी रामगढ़, डी धनबाद। तो स्टार्ट कहाँ से किया गया था ना? छोटा नागपुर से। आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो छोटा नागपुर से दिस फर्स्ट सर्वे वाज स्टार्टेड इन 1902। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ? अभी बात किए थे हम लोग कि 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908, नवंबर 11 1908 और 1 दिसंबर 1908। तो राइट आंसर इज सी। सी इज द 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? कि मतलब इसके ब्लूप्रिंट को किसने तैयार किया? कभी कभी आपको प्रोटोटाइप भी पूछा जा सकता है या आर्किटेक्ट पूछा जा सकता है। तो ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ऑप्शन ए जॉन हॉफमैन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन लिजली। तो आंसर क्या होगा? द इट इज जॉन एच हॉफमैन, जिसको कि आर्किटेक्ट या हु डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इन्होंने जॉन एच हॉफमैन ने बनाया था। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों कि दैट 1908 को जो लॉ बना, जिसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, इसमें किस सेक्शन के अंतर्गत उस समय के गवर्नर जनरल माने ऑफ इंडिया का एसेंट मिला ना? उस समय सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। आप सभी याद रखेंगे कि दैट रेगुलेशंस एक्ट 1892 के तहत ये चीज बेसिकली एसेंट मिला और ये लीगल डॉक्यूमेंट की तरह बना। तो ये आपके सेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे कि 16th इज देयर आर 19 चैप्टर्स एंड द सेक्शंस इन द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 19 चैप्टर्स, लेकिन जो सेक्शंस है वो नहीं दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि सीएनटी एक्ट में कितने टोटल सेक्शंस हैं? ए इज 251, बी इज 261, सी इज 271 एंड डी इज 281। तो टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो 271 सेक्शंस हैं इस सीएनटी एक्ट में। तो सीएनटी एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 19 चैप्टर्स। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड देयर आर 271 सेक्शन। इस सेक्शंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं। सो ब्रॉडली एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में यू शुड नो अबाउट ऑल द सेक्शंस वन बाय वन। ठीक, सो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं एंड द क्लासेस आर हेल्पिंग इन वन हैंड टू बूस्ट अप द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड दिस एक्सरसाइज सेशन विल ब्रिंग अप द कॉन्फिडेंस लेवल so that it will increase the efficiency and precision with respect to MCQs. So now it's your the duty, just gear up, and it's your the duty to take care about all the aspect so that no stone would be left unturned. So tomorrow we will meet. So see you again. Take care. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day ahead.